हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। तो फ्रेंड, हम लोग कर रहे थे आर ओ की सीरीज, जिसमें हम लोग कर रहे थे सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2020 का प्रीवियस ईयर फर्स्ट, भौतिक का विलोम शब्द। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द है। क्या है? सॉरी, भौतिक एवं आध्यात्मिक क्या है? एक विशेषण शब्द है। विशेषण विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। जो विशेषण होता है उसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? हमेशा विशेषण ही होगा, ना कि विशेष्य। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। विलोम का अर्थ तो सभी को पता है कि इसका अपोजिट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। प्राची का मतलब हमको अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? प्रतीची। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए और विलोम दिए हुए हैं, जैसे कि प्राची मतलब पूरब होता है। इसका जो विलोम होगा वो होगा प्रतीची, मतलब पश्चिम। फिर है उदीची। उदीची का मतलब होता है उत्तर, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो होगा अवाची या फिर दक्षिण। नवीन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्राचीन। प्राचीन। तो यहाँ पे जो समीची का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है समीची, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्राची का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतीची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समाष्टि का विलोम शब्द होगा। समाष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? व्याष्टि। क्या हो जाएगा? व्याष्टि। समाष्टि का विलोम व्याष्टि है। विशिष्ट का सामान्य। विशिष्ट का जो विलोम होगा वो सामान्य होगा। अशिष्ट का शिष्ट होगा, और आपुष्टि का पुष्टि होगा। ये हो जाएंगे इसकी अपोजिट शब्द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। मतलब यहाँ पे जितने भी 4 दिए हुए हैं इसमें से एक जो युग्म है वो उसका विलोम नहीं है। वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्रह का विग्रह नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं होगा क्या इसका। विधि का क्या होगा? निषेध। ये सही है। आहवन का विसर्जन, ये होगा। आग्रह का जो क्या होता है? दुराग्रह होता है, ना कि विग्रह। तो आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। अमीय का हलाहल, संधि का विग्रह। ये इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं ये इनके विलोम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। मतलब जो विलोम शब्द दिए गए हैं इसमें से सही युग्म कौन सा है? इसमें एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, आद्रत का निराद्रत। बाकी 3 क्या है? बाकी 3 गलत दिए हुए हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। विलोम की दृष्टि से सही युग्म आद्रत का निराद्रत है। अन्य शब्दों का सही विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विकीर्ण। यहाँ पे अंकीर्ण नहीं होगा, संकीर्ण होगा। संकीर्ण का विकीर्ण। निश्चित का अनिश्चित, ये गलत होगा। निश्चित का अनिश्चित। और यहाँ पे अदोष का सदोष, यहाँ पे दोष नहीं होगा। दोष का गुण होता है। ठीक है, तो ये हमें सारे शब्दों के विलोम पता चल गए हैं यहाँ पर। आइए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्लर है पेपर, कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर एक शब्द है जो जिसका शुद्ध है, मतलब अर्ध शब्द जो है वो शुद्ध है। बाकी 3 क्या है? अशुद्ध है। तो आपको इसमें शुद्ध शब्द को बताना है, शुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे देखते हैं। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या था? देदी पैमान। ये शुद्ध था, बाकी सारे क्या थे? अशुद्ध थे।
यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, देवी प्यामान का अर्थ होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ। वह शब्द दीप प्लस यड प्लस सनिच प्रत्यय लगाकर बना है। क्या लगाकर? दीप प्लस यड प्लस सनिच प्रत्यय लगाकर बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला। 3 आपके शुद्ध हैं लेकिन एक अशुद्ध है, और वो कौन सा है? वो है हमारा पौराणिक। पौराणिक कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पौराणिक। शुद्ध वर्तनी होगी इसकी पौराणिक। यहाँ पे रीक नहीं होगा, ऋक होगा। अन्य शब्द कौतूहल, अनाधिकार और निरपेक्ष, ये सारे क्या हैं? शुद्ध शब्द हैं, इसलिए ये सही हो जाएंगे। और इसका जो आंसर है अशुद्ध, ये होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मतलब इसमें कोई एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये है हमारा सही। बाकी 3 क्या है? अशुद्ध है। देखते हैं उसमें अशुद्धियां क्या क्या है। जैसे पहला क्या था? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे है मुझसे यह काम संभव नहीं। ये यहाँ पे जो इतना सारा दिया हुआ है ये गलत है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, और यहाँ पे क्या था? यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो यह तो नहीं होगा। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इन दोनों में यही अंतर है। यहाँ पे दिया हुआ था इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल तो नहीं होगा, इन दोनों में यही अंतर है, तो ये इसके शुद्ध रूप है। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और वह कौन सा है? मतलब ये जो 4 वाक्य दिए हुए हैं इसमें से एक शुद्ध होगा, बाकी 3 अशुद्ध होंगे। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ये क्या है? ये एक शुद्ध वाक्य है। बाकी इसमें देखते हैं अन्य जो होता है, अन्य जो भी वाक्य दिए रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब इसमें आपको एक अशुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका शुद्ध वाक्य है वो क्या बनेगा? देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ये यहाँ पे इसका अशुद्ध वाक्य है, लेकिन जो शुद्ध होगा वो क्या होगा? देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। तो बाकी सारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये अशुद्ध है और बाकी सारे शुद्ध हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जो परंपरा से चली आ रही बात है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? ये क्या है? ये वन वर्ड है, मतलब एक शब्द में बताना है आपको इसका आंसर। तो ये होगा, यहाँ पे देखते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? अनुश्रित होता है। यहाँ पे दिया हुआ आंसर अनुश्रित। प्रतिश्रुत क्या होता है? किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन, उसको कहते हैं प्रतिश्रुत। और ब्याज स्तुति क्या कहते हैं? ब्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं। और अनुलोम यथाक्रम या फिर ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, अंकिचन। क्या बोलेंगे? अंकिचन। और इसका जो अन्य शब्द है वो क्या होंगे? अक्षम का क्या होगा? जो कुछ करने में सक्षम नहीं,
मतलब क्षमता रहित, उसको बोलेंगे अक्षम। अज्ञ या अज्ञानी, ये किसको बोलेंगे? जो कुछ ना जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? अज्ञ या अज्ञानी। असमर्थ, असमर्थ कौन होता है? जिसमें सामर्थ्य ना हो, उसको बोलते हैं हम असमर्थ। तो यहाँ पे ये एक शब्द में बताए गए हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द बताना है। तो जो स्वेद से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं स्वेदज। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ई, स्वेदज। यहाँ पे और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अंडज, अंडज क्या होता है? अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं अंडज। जिसका जन्म शरीर से हो उसको बोलते हैं पिंडज। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज बोलते हैं, और जिसका जन्म शरीर से होता है उसको हम लोग पिंडज बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ये जो शब्द है ये किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह नहीं होता है उसके लिए हम ये शब्द बोल सकते हैं, अपरिणित। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जिसे दूर करना कठिन हो। क्या बोलेंगे? जिसे दूर करना कठिन हो उसको हम बोलेंगे दुर्निवार। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से तत्सम है। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्दों को ऐसे ही उठा के यूज कर लिया जाता है उसको हम तत्सम बोलते हैं, और जिसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोला जाता है उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तत्सम है वो कौन सा शब्द है? वो है जीर्ण। और ये शब्द देखने से ही पता चल जाते हैं कि ये तत्सम होंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा संस्कृत जैसा लगता रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीर्ण। मतलब निम्नलिखित शब्दों में जीर्ण तत्सम शब्द है। जीर्ण का तद्भव क्या होगा? छीना, झीना या फिर पुराना। और गैयत का अर्थ होता है हाथी। यहाँ पे गैयत दिया हुआ है। गैयत का अर्थ होता है हाथी। दही और गाहक तद्भव शब्द है। दही और गाहक क्या है? वो एक तद्भव शब्द है। इनका तत्सम क्या होगा? दधी, मतलब दही का दधी, और गाहक का ग्राहक। जब हम लोग ग्राहक बोलते हैं तो वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो कम से कम रटे ही होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आगहन का तत्सम रूप बताइए। आगहन का जो होता है तत्सम वो क्या होगा? अग्रहायण। क्या बोलेंगे? अग्रहायण। ऑप्शन नंबर ए। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना होता है। हिंदू पंचांग जो होता है उसका एक महीना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अगहन। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया जाता है उसको हम तत्सम बोलते हैं। ये तत्सम की परिभाषा दी हुई है जो हम ऊपर बता चुके हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। अब तद्भव इसमें कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे दिए गए शब्दों में 14 तद्भव है, जबकि चतुर्दश, चतुर्थ, चतवार ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत शब्द विभिन्न विकार एवं ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। यहाँ पर हमको तद्भव के बारे में बताया गया है कि तद्भव कौन से शब्द होते हैं। तो देखिए, जो विभिन्न विकार एवं ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसको हम तद्भव बोलते हैं। ये है डेफिनेशन तद्भव की। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला है क्वेश्चन नंबर 19। आभ्यंतर का तद्भव शब्द।
आभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो होगा भीतर, ऑप्शन नंबर बी। और गहरा का तत्सम क्या होगा? गंभीर। गहरा का तत्सम गंभीर होगा, बाहर का तत्सम बहिर होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? बाहर और गहरा ये दोनों तद्भव हैं, इनके तत्सम हमको बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन अपना करते हैं हम। देखिए ये करपट वाला जो क्वेश्चन है, इससे पहले जो मैंने प्रीवियस से कराया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने 2021 का कराया हुआ है सेट, और ये 2020 का है। देखिए करपट का तद्भव रूप होता है, तो करपट का होगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कपूर कर्पूर का तद्भव है। कपूर क्या है? ये कर्पूर का तद्भव होता है, मतलब कर्पूर तत्सम है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ये जो बहुत है यहाँ पर, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है बहुत। बहुत के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। जैसे वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहा है, मतलब वो कोई अपनी निश्चित क्वांटिटी नहीं बता पा रहा है, इसलिए वो अनिश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण क्या है? जैसे थोड़ा, थोड़ा, अधिक, कुछ, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक है, जिसका कुछ निश्चित नहीं होता है कि कितना है। जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिनको तौल या माप लिया जाता है उनके साथ परिमाणवाचक होता है, और जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। क्या नहीं सुन रहा है? संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? क्वालिटी बताई गई है, मतलब गुण बताए गए हैं बालक की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है? नटखट। उसके अंदर जो गुण है बालक के अंदर, वो नटखट का गुण है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, कुरूप, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 23। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। चंचल शब्द इसमें क्या है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ई, गुणवाचक विशेषण। चंचल क्या है? गुणवाचक है। इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एवं सार्वनामिक। ये इस विशेषण के भेद होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ये जो मानसिक है, ये विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मानस से बना है। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? मानस माना है। मानसिक में इक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है। इक जो है इसमें मानसिक में इक प्रत्यय है, और मनस क्या है? मूल शब्द है। इक प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या तो दीर्घ कर देता है अथवा वृद्धि कर देता है। जैसे शब्द क्या है? इक, इक प्रत्यय शाब्दिक। दिन में क्या है? इक, दैनिक। धर्म इक मतलब धार्मिक। यहाँ पे ये इसकी
उदाहरण भी दिए हुए हैं एक प्रत्यय के। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, चारित्रिक का जो मूल शब्द है वो है चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है। चरित्र शब्द में एक प्रत्यय लगने से विशेषण चारित्रिक बना है। एक प्रत्यय युक्त कुछ विशेषण हैं, जैसे धर्म प्लस एक धार्मिक, मुख प्लस एक मौखिक, अर्थ प्लस एक आर्थिक। ऐसे ही ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मीमांसा का सही पर्यायवाची है। पर्यायवाची क्या होता है? समानार्थी। तो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर सी, समालोचन। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन है। इसके अन्य पर्याय हैं, इसके जो अन्य समानार्थी हैं वो क्या है? देखिए, पहला है समीक्षा, दूसरा है आलोचना, तीसरा है विवेचना, चौथा है निरूपण। ये सब इसकी पर्यायवाची हैं, किसकी? मीमांसा की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, सौदामिनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में बिजली का पर्यायवाची, इसके जो विभिन्न पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं? विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, चमक। ये सब किसके हैं पर्यायवाची? विद्युत के। आभा, दीप्ति, ध्रुति, कांति, जगमगाहट, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। प्रकाश का पर्यायवाची, सॉरी, ये चमक के पर्यायवाची हैं और ये बिजली के। प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति, ये सब प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर डी।